आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये खबर हर किसी को परेशान कर रही है क्योंकि फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात अमेरिका का एक टैंकर अपना रडार सिस्टम बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने उसे इंटरसेप्ट किया, गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में अमेरिका की नौसेना इतनी आग बबूला हुई है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगी ईरान की वही पोर्ट सिटी है जिस पर अमेरिका ने 3 दिन पहले भी हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि ईरान बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकाने बना रहा है, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए। लेकिन आज उसने ये कहा है कि बंदर अब्बास में ईरान का सैन्य ठिकाना अमेरिकी नौसेना और हॉर्मूज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा है, इसलिए उसने ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और इस पोर्ट सिटी के पूर्वी हिस्से में 3 बड़े धमाके हुए हैं, उसी का आप वीडियो देख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइल हमलों से ईरान की सैन्य संरचनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा सेटबैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका के ये हमले निष्क्रिय रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बात कहकर भी ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले किए हैं। उसने बकरीद के मौके पर सुबह की पहली नमाज के वक्त मुस्लिम देश कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, मिसाइल हमला। और जब कुवैत में अजान की आवाज गूंजनी चाहिए थी, तब कुवैत में मिसाइल हमलों का सायरन अलर्ट गूंज रहा था। ईरान ने कुवैत के जिस अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए उसका नाम अली अल सलेम एयरबेस है, जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट तैनात रहती है। इनमें भी MQ रीपर ड्रोन और C-130 सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे प्रमुख है। हालांकि अमेरिका ने अभी ये नहीं बताया है कि ईरान के इन हमलों में उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या ये हमले अब रुक चुके हैं। दुनिया में मुस्लिम भाईचारे को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान अमेरिका के हर हमलों का जवाब पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमले करके दे रहा है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को लगातार निशाना क्यों बना रहा है, और दूसरा, अमेरिका और ईरान की डील हो क्यों नहीं पा रही और इसका आप पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब तक हॉर्मूज में युद्ध का हाहाकार रहेगा, तब तक हमारे देश में तेल का, गैस का संकट खत्म नहीं होगा। अमेरिका बार बार ईरान के बंदर अब्बास पर हमले कर रहा है और इस हमले के पीछे कुल 5 कारण हैं। पहला, बंदर अब्बास ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनियां कहा जाता है। अगर बंदर अब्बास नहीं होता तो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंधक बनाना मुश्किल होता, और अभी यही वजह है कि बंदर अब्बास पर हमले करके अमेरिका हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर करना चाहता है। दूसरा, ईरान की नौसेना का मुख्य अड्डा इसी बंदर अब्बास में है, जहां IRGC नेवी का मुख्यालय है। कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिन्हें मच्छर बोट भी हम कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था, झुंड में जाते हैं। और यही समुद्री माइंस बिछाने वाली नावें भी ईरान से छिपाकर रखी हैं। यानी अगर ईरान किसी जहाज पर हमला करना चाहे या हॉर्मूज को बंद करके रखना चाहे तो उसका आदेश और संचालन काफी हद तक बंदर अब्बास से ही होता है। तीसरा, अमेरिका बंदर अब्बास पर इसलिए भी हमले कर रहा है क्योंकि वो ईरान की समुद्री धमकी को खत्म करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान की नौसैनिक क्षमता कमजोर कर दी जाए तो वो हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा और इससे तेल सप्लाई सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए अमेरिका माइंस बिछाने वाली नावों, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन सेंटर्स और नौसैनिक ठिकानों को बंदर अब्बास में टारगेट कर रहा है। एक और कारण है, बंदर अब्बास ईरान की तेल लाइफलाइन माना जाता है। इसके पास स्थित शहीद रजाई पोर्ट ईरान के कुल व्यापार का लगभग 50% और कंटेनर ट्रैफिक का 85 से 90% व्यापार करता है। और सबसे बड़ी बात, बंदर अब्बास ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत की राजधानी है, जहां 7 लाख लोग रहते हैं। यह हॉर्मूज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। 26 मार्च को IRGC नेवी के पूर्व कमांडर अली रेजा तंगसीरी इसी बंदर अब्बास में मारे गए थे और अमेरिका की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह बंदर अब्बास को खत्म कर दे। हालांकि ईरान एक दूसरा गेम खेल रहा है, वो हॉर्मूज को अब आजाद नहीं करना चाहता। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की योजना बनाई है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ओमान को ही ये धमकी दी है
कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ गया तो अमेरिका ईरान की तरह उसे भी उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे पूरी दुनिया को धमकियां देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असर अब इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा है। ये खबर बड़ी दिलचस्प है, आपने भी शायद कहीं देखी हो, लेकिन विस्तार से सुनिए। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां एक विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसलिए है क्योंकि इस भैंसे के माथे पर सुनहरे पीले रंग के लंबे बालों का गुच्छा है। सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा। पिछले कुछ दिनों में इस भैंसे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला लिया, खुद उसे खरीद लिया और अब इस भैंसे की मंजिल कुर्बानी का मैदान नहीं बल्कि एक चिड़ियाघर होगा। ऐसा शायद भी कि कभी किया गया हो, क्योंकि बांग्लादेश सरकार को डर था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस भैंसे की बकरीद पर कुर्बानी दे दी गई तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो सकते हैं, बांग्लादेश को नई धमकी दे सकते हैं। और देखिए, सरकार ने इंटरवीन किया। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले हैं, इसलिए लोकप्रिय होने वाले एक भैंसे को खरीदा ताकि उसकी कुर्बानी न दी जा सके। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले एक साल में दुनिया के 15 देशों को धमकी दी है ना, वैसे ही बांग्लादेश को डर था कहीं टैरिफ वाली कोई धमकी ना आ जाए। ऐसे राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा हथियार उनकी धमकियां ही रही हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी प्रतिबंध की धमकी, कभी युद्ध की धमकी। लेकिन बांग्लादेश में तो कहानी ही उल्टी हो गई। यहाँ ट्रंप नाम ने किसी को नहीं डराया बल्कि एक भैंसे की जान बचा दी है। अब ये भैंसा चिड़ियाघर में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। शायद आने वाले दिनों में बच्चे अपने माता पिता से पूछे ये कौन है, जवाब मिलेगा ये वही ट्रंप है जिसे देखकर इस बार कुर्बानी भी अपना रास्ता बदल गई। कई बार दावे बहुत होते हैं, आरोप लगते हैं, फिर इधर से प्रत्यारोप भी आते हैं, सच में झूठ की मिलावट भी हो जाती है और उनमें नैरेटिव भी खूब सारे होते हैं। जिसको अपना पक्ष बोलना है वो उतना ही चीख चीख कर बोलता है, लेकिन आखिर में नंबर्स, आंकड़े ही वो आईना बनते हैं जिनमें किसी भी मुद्दे का असली निष्कर्ष दिखाई देता है। और शायद घुसपैठ के मुद्दे पर भी आज इन्हीं आंकड़ों का एक आईना दिखाना बहुत जरूरी है। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं, जिसने इस साल अफगानिस्तान के 1,46,000 लोगों को घुसपैठिया बताकर देश से निकाल दिया। कौन थे ये लोग? ये सभी लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, खुद को मुसलमान कहते थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसे वहां की सरकार का एजेंडा नहीं कहा। इसकी जगह यह बोला गया कि इन घुसपैठियों का पाकिस्तान के संसाधनों पर कोई हक नहीं है, घुसपैठिए आपके देश के नहीं हो सकते। इसके बाद ईरान जून 2025 से फरवरी 2026 के बीच जानते कितने लोगों को निकाला? 15 लाख। 15 लाख लोगों को घुसपैठिया बताकर अपने देश से बाहर निकाल दिया। ईरान भी एक मुस्लिम देश है, उसने जिन लाखों घुसपैठियों को बाहर निकाला वो भी मुस्लिम ही थे और मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन ईरान में भी किसी ने यह नहीं कहा कि वहां की सरकार इन घुसपैठियों को निकालकर अपना एजेंडा चला रही है। इसके बाद यूएई ने भी इसी महीने 7,500 पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया। इन लोगों को इतना भी समय नहीं दिया गया कि अपना सामान पैक करके अपने साथ ले जा सकते। यूएई का कहना है कि इनमें कई लोग घुसपैठिए थे और नियमों का उल्लंघन करके यूएई में ईरान की मदद कर रहे थे। और यहां भी यूएई एक मुस्लिम देश है और उसने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया वो भी मुस्लिम थे। लेकिन यूएई में भी किसी ने इसे वहां की सरकार का एजेंडा नहीं बताया और ना ही घुसपैठियों का धर्म देखा, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड होता है। किसी भी देश में अवैध घुसपैठियों के लिए जगह नहीं होती है और अगर उनको डिपोर्ट करने का प्रावधान है तो यह हर देश कर रहा है। इसके बाद सऊदी अरब ने भी इसी साल 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच 18,836 घुसपैठियों को हथकड़ियां लगाकर अपने देश से बाहर निकाला, जिसमें 60% घुसपैठिए इथियोपिया के थे और 39% येमेन के थे और इनका धर्म भी इस्लाम था। लेकिन फिर भी सऊदी अरब में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो एक मुस्लिम देश होकर मुसलमानों को ही घुसपैठिया बताकर डिपोर्ट क्यों कर रहा है। और यही कहानी मुस्लिम देश तुर्की की भी है, जिसने 1 जून 2023 से 11 अप्रैल 2025 के बीच में 2 लाख
60,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला है। कल्पना कीजिए, तुर्की अपने आप को मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा झंडावरदार कहता है और जो चाहता है कि सारे मुस्लिम देशों का वही आका बने, उनको लीड करे। नेटो का भी सदस्य है और उसने देखिए कितने लोगों को, 2,60,000 लोगों को हटाया है। और इसमें भी आप सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मानवाधिकार पर बड़े बड़े लेक्चर देने वाले सारे लोगों को तुर्की से निष्कासित लोग नहीं दिखते हैं। यह अवैध घुसपैठियों का जाना तुर्की के हक में है। आप मुस्लिम देश जॉर्डन को अब देखिए। जानते हैं जॉर्डन जिसने घुसपैठ करके आए 6,75,000 मुसलमानों को अपने देश में बड़ा दिल दिखाते हुए शरण दी थी और ये कहा था कि घुसपैठिए जॉर्डन में रहकर खेती कर सकते हैं। लेकिन बाद में यही लोग जॉर्डन के लोगों की नौकरियां खाने लगे, सरकारी योजनाओं का लाभ, सब्सिडी का फायदा निकलने लगे और बाद में स्थिति यह हो गई कि जॉर्डन को इनमें से 1,75,000 घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालना पड़ा, जिनमें फिलिस्तीन, सीरिया, यमन, पाकिस्तान के घुसपैठिए ज्यादा थे। लेकिन जॉर्डन में भी किसी ने इसे एजेंडा नहीं कहा। यानी अब तक हमने आपको जितने भी देशों के नाम गिनाए वो सारे मुस्लिम देश हैं और जिन लाखों घुसपैठियों को इन्होंने अपने देश से बाहर निकाला वो भी ज्यादातर मुस्लिम थे। लेकिन फिर भी इन देशों में कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने इसे किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं बताया। ये देश का एजेंडा था, देश की सुरक्षा का एजेंडा था। और घुसपैठियों के लिए जगह अगर बनाई जाएगी तो मूल निवासी क्या करेंगे? संसाधनों का फायदा अगर वो उठाएंगे तो मूल निवासी क्या करेंगे? हमारे देश में लेकिन जब बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तब इस पर खूब विवाद हो रहा है और विपक्षी दल इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। आज हम यही सवाल पूछेंगे कि घुसपैठ बीजेपी का एजेंडा है या राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा? यह तस्वीरें बीएसएफ के एक चेक पोस्ट की है, दिखाइए। बीएसएफ के चेक पोस्ट की है जो पश्चिम बंगाल के हकीमपुर से आई है। हकीमपुर उत्तर 24 परगना के बशीरहाट इलाके में पड़ता है, जहां 2016 से लगातार ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है। इस बार भी जब बीजेपी ने 208 सीटें जीती तब भी बशीरहाट की दोनों सीटों पर टीएमसी ही जीती। संयोग की बात यह है कि जहां टीएमसी का किला काबिज रहा वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे पसंदीदा इलाका है। आज भी यहां 27 मई को 150 घुसपैठियों की जांच हुई, जिनमें 60 घुसपैठियों के दस्तावेज पहली नजर में ही बांग्लादेश के पाए गए और उन्हें तुरंत उनके देश भेज दिया गया। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। अभी आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा, एक केस स्टडी हम दिखाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद ज्यादा है वहां इस वक्त सिर्फ भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल है। और इसके पीछे कारण यह है कि अगर ये घुसपैठिए पकड़े गए तो पुलिस पहले इन्हें गिरफ्तार करेगी, फिर इसके बाद इनका बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित किया जाएगा और आखिर में इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया से इन घुसपैठियों का वापस से भारत में लौटना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि डेटा बैंक में इनकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी और जैसे ही ये क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और इनकी बायोमेट्रिक्स देखी जाएगी तो पहचान हो जाएगा कि ये अवैध घुसपैठिए हैं जिनको वापस भेजा गया है, तो फिर ये दोबारा आ नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि बंगाल में घुसपैठियों के लिए एक पुल भी गुजरना मुश्किल हो रहा है, एक पल भी वहां पर गुजारना मुश्किल हो रहा है। आइए मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखाती हूं कि पश्चिम बंगाल में अब तक कहां से कितने घुसपैठिए गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम आपको दिखाते हैं बंगाल में कितने घुसपैठिए अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। अब देखिए ये जो घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर भी बवाल हो रहा है। अभी पहचान बहुत कम लोगों की हुई है, लेकिन अगर आप देखिएगा मुर्शिदाबाद का, ये सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बांग्लादेश से लगा हुआ ये पूरा बॉर्डर का इलाका जो यहां से आप देख रहे हैं ऐसे होता हुआ गुजरता हुआ जाता है। ये तो ये पूरा इलाका है जिसको आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुरा,
बरुईपुर, सुंदरबन, बशीरहाट 335 लोग यहां पर भी हैं, बारासात 3, कृष्णानगर 1, बोनगांव, दक्षिण दिनाजपुर। इन तमाम जगहों पर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये बिहार से लगा हुआ बॉर्डर का इलाका आप यहां पर देख रहे हैं, मालदा का यहां देख रहे हैं। ये पूरा बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है जिसको आपको यहां पर देखने की जरूरत है। और यहीं से सरहद पर आप देखेंगे तो जो आसपास के जितने जिले हैं, मुर्शिदाबाद में 19, मालदा में 9, कुछ बिहार में ऊपर में देखिए यहाँ पर बांग्लादेश से ही लगा हुआ ये इलाका है, पश्चिम बंगाल का ये। तो यहाँ पर 2 है, दक्षिण दिनाजपुर में यहाँ पर आपको 8 लोग हैं, कृष्णानगर, बोनगांव। तो ये 335 ये इलाका पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरे वो इलाके हैं जहां पर अभी तक बंगाल में कितने घुसपैठिए जिनको पहचान की गई है और उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि ये स्थिति आगे क्या होगी। अब ये गिरफ्तारियां बता रही हैं कि कैसे ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में फैल चुके हैं। पश्चिम बंगाल छोड़िए, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए केरलम, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आइए आपको यहां पर बड़े मैप पर एक बार फिर से दिखाते हैं। जब आप देखेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है तो बांग्लादेश से भारत में ये ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ अगर यहां पर बॉर्डर के इलाके में ये इस तरह से होता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बॉर्डर का ये पूरा इलाका, तो यहां से जो घुसपैठ होता है वो पश्चिम बंगाल से इधर महाराष्ट्र में, उसके बाद से आप चले जाइए पीला से करके आपको दिखाती हूँ, यहां से देखिए तो ये उत्तर प्रदेश में भी होता है। वहां से फिर आप देखिए तो दिल्ली में भी घुसपैठ ये पहुंचते हैं, जहां जहां पर उनको संसाधन, नौकरी, ऐसी चीजों का लगता है कि स्कोप है, वो वहां पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यहां से बिहार में तो है ही घुसपैठ की एक समस्या। झारखंड में भी आप देखिएगा तो कुछ हद तक ये समस्या है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ये वो राज्य है जहां पर ये पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पर पहुंचकर महाराष्ट्र, जैसा कि हमने आपको बताया, तो यहां से इन घुसपैठियों के आने के बाद उनको चाहिए यहां के संसाधनों पर अधिकार। कई बार तो अभी बड़ी दिलचस्प चीज हम आपको बताने वाले हैं, कैसे सरकारी योजनाओं का वो फायदा लेने के लिए राज्य ढूंढते हैं कि भाई इस राज्य में अगर हम पहुंच गए तो यहां पर तो सरकारी संसाधनों में मुफ्त की जो रेबड़ियां आजकल दी जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, तो कहीं पर फ्री बिजली, कहीं पर फ्री राशन दिया जा रहा है। तो उनको लगता है कौन से राज्य में जाएं जहां पर टिककर हमको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, सबसे ज्यादा मुफ्त का सामान मिल सकता है। अब देखिए ये तमाम राज्यों में जो इस वक्त इनफ्लो हो रहा है अवैध घुसपैठियों का, कहने का मतलब ये है कि अभी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ये घुसपैठिए कई राज्यों में फैल चुके हैं, जिनकी आबादी राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ है। ऑफिशियल जानकारी जो राज्यसभा में दी गई है 2 करोड़ की है। 2 करोड़ का मतलब यह है कि न्यूजीलैंड जैसे 4 देशों की आबादी, फिर से सुनिए, 2 करोड़ का मतलब है न्यूजीलैंड जैसे 4 देशों की आबादी हमारे देश में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो सकती है, जो हमारे संसाधन, आपके संसाधन, हमारी नौकरियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को दीमक की तरह चाट रहे। कैसे, उसका एक उदाहरण आपको देते हैं। इस व्यक्ति का नाम, जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ देखेंगे, इस व्यक्ति का नाम है रकीबुल शेख, जिसके बैंक खाते में टीएमसी की पिछली सरकार ने लक्की भंडार योजना के तहत जानते हैं कितने पैसे ट्रांसफर किए थे? 1.5 लाख रुपए। रकीबुल शेख, इनको लक्की भंडार, जिसको लक्की भंडार वहां कहते हैं, दरअसल मतलब है लक्ष्मी भंडार, जिसके तहत 1500 रुपए दिए जा रहे थे, 1500। ये सारा का सारा पैसा इस रकीबुल शेख के अकाउंट में जा रहा था। ये पैसा किसके लिए था? ये पैसा महिलाओं के लिए जाने वाला था, जहां पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे थे लक्ष्मी भंडार यानी लक्की भंडार योजना के तहत। लेकिन इस शख्स के खाते से उस लक्की भंडार योजना से आए पूरे 1.5 लाख रुपए। जब और जांच की गई तो पता चला कि चुनाव आयोग ने रकीबुल शेख और उसकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से भी हटा दिया, क्योंकि रकीबुल शेख के दस्तावेज पर्याप्त ही नहीं थे कि वो भारत में नागरिकता उसको मिले, वो वोटर बन सके। उसकी भारतीय नागरिकता संदिग्ध थी। उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए गए हैं लक्ष्मी भंडार योजना के। अब रकीबुल शेख उसी मुर्शिदाबाद में रहता है जहां मुस्लिम आबादी है 66%, जहां ममता बनर्जी की पिछली सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है।
आप मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सुनिए, जो ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा जिन 2 करोड़ 10 लाख बैंक खातों में डाला जा रहा था, उनमें कुल 30 लाख बैंक खाते या तो फर्जी है या घुसपैठियों के। सुनिए। যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, স্থায়ীভাবে নাম বাদ গেছে এবং ট্রাইব্যুনালে বা সিএ তে অ্যাপ্লিকেশন করেননি এমন অন্তত 30 লক্ষের কাছাকাছি, অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে, তারাও লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন। তো আপনাদের একটা উদাহরণ দিই আমি। এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন রাকিবুল শেখ, তার পিতার নাম মনসুর শেখ, তার বাড়ি হচ্ছে শিয়ালমারা, পোস্ট হচ্ছে বহরমপুরের রাদারঘাট, তিনি রাদারঘাট 1 নম্বর জিপি, তার এপিক নাম্বার হচ্ছে SAF 1242254। অর্থাৎ যে কর্মসূচি মহিলাদের জন্য, সেই কর্মসূচি তো ভেজাল এবং বেনজল ভেরিফিকেশন না থাকার ফলে ঢুকে বসে আছে। इस बयान से आप खुद समझ जाएंगे कि बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ करके भारत क्यों आना चाहते हैं। बांग्लादेश में सरकारी योजनाओं का दायरा बहुत सीमित है। जिस तरह भारत में मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, पानी मुफ्त, मुफ्त गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, पक्के मकान के लिए पैसा, महिलाओं को मासिक मदद, बिना गारंटी के लोन और अस्पतालों से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है, वैसे लाभ बांग्लादेश में लोगों को नहीं मिलते। इस वजह से बहुत सारे मुसलमान बांग्लादेश में गरीबी से निकलकर भारत में आना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी तरह पश्चिम बंगाल में आ गए तो उनका आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा और फिर इसी आधार कार्ड के सहारे वो भारत के किसी भी राज्य में रहकर अपना जीवन सुख सुविधाओं से गुजार सके। हमने आपको पहले भी बताया था, एक आधार कार्ड बनने में महज 2000 रुपए लगते हैं। ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जिस पर टीएमसी की सरकार में कोई अंकुश नहीं लगा। ये हम नहीं कह रहे कि बल्कि बांग्लादेश से ये घुसपैठ करके आए, ये लोग खुद बता रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में वापस जाने वाले ये लोग खुद बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में इनका आधार कार्ड बना, इनका राशन कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता था। सुनिए। मैं बांग्लादेश से आया था, मेरे पास सभी पहचान पत्र हैं। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था। अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सरकार अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है। বললাম তো 8 বছর আগে, 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। मैं यहाँ 7-8 साल पहले आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं सीमा पार करके यहाँ आया था। আমার কাগজ ছিল না, না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল। এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ? अब ये तो बीजेपी के लोग हैं नहीं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये खुद बता रहे हैं कि पिछली सरकार में इन्हें कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था और इनके लिए पश्चिम बंगाल में रहना पूरी तरह सुरक्षित था। अगर हम इस बात को छोड़ भी दें तब भी ये सवाल बना रहेगा कि अगर टीएमसी सरकार में इन घुसपैठियों पर मेहरबानी नहीं होती थी तो फिर उस वक्त सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन क्यों नहीं दी। पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें से 569 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ इसलिए बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पाई क्योंकि ममता बनर्जी ने इसके लिए जमीन नहीं दी थी। 2017 से 25 के बीच कुल 88 बार इस मुद्दे पर टकराव हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की पूर्व सरकार ने उस वक्त जरूरी कदम नहीं उठाए तो नहीं उठाए, लटका रहा मामला और बॉर्डर पर बाढ़ नहीं होने से घुसपैठियों का भारत में आना जारी रहा। और सोचिए, इस काम के लिए हमें सरकार बदलने का इंतजार करना पड़ा। आज बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने के सिर्फ 20 दिनों में शुभेंदु अधिकारी की, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद आप देख रहे हैं सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जरूरी जमीन बीएसएफ को दे दी है।
जिससे ये सवाल उठता है कि जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का था उसे ममता बनर्जी की सरकार में बीजेपी का मुद्दा क्यों माना गया। सुनिए। हमारी सुरक्षा गिरी सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन बॉर्डर फेंस बन सकती है वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि पहले हर दिन 5 से 10 हजार घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आते थे, लेकिन अब हर दिन इतने ही घुसपैठिए अपने देश वापस जा रहे हैं। सुनिए। બંગાળમાં તો હજી બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ શપથ લીધા છે, હજી તો ખાલી શપથ લીધા છે। પહેલા રોજ 5-10 હજારની ઘૂસણખોરી થતી હતી, હવે રોજ 5-10 હજાર પાછા જવાના ચાલુ થયા છે। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम अपने घर पर किसी बाहरी व्यक्ति का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर इन घुसपैठियों को अपने देश में हमारे और आपके संसाधनों पर कब्जा करने कैसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस माफिया का जिक्र किया जो जीप पर पिस्तौल लहराते हुए हिंदुओं को धमकी देता था। सुनिए। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस माफिया की बात कर रहे हैं वो माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसकी 2024 में मौत हो गई थी। तो देखिए ये तस्वीरें साल 2005, वर्ष 2005 में जब मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब आरोप लगता है कि उन दंगों में मुख्तार अंसारी ऐसे ही खुली जीप में घूमकर हिंदुओं पर हमले कर रहा था। उसके खिलाफ तत्कालीन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाथ में हथियार तो आपको दिख ही रहा होगा, और कोई ये पुलिस वाला या सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो है नहीं, यह है मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी ऐसे अपना दबदबा कायम करता था। साल 2005 में देखिए कैसे ये घूम रहा है, पीछे संरक्षण है इसे मिला हुआ। अब मुख्तार अंसारी की हनक ऐसी थी कि उसे कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिला, और इस संरक्षण के ही कारण उसके लिए गाजीपुर जेल में एक बैडमिंटन कोर्ट तक बनाया गया, और उस कोर्ट में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए गाजीपुर के तत्कालीन डीएम खुद आया करते थे। और ऐसी सिर्फ एक कहानी नहीं है, उस वक्त मुख्तार अंसारी को ताजा मछलियां बड़ी पसंद थी, जिसके लिए जेल में एक तालाब बनाया गया ताकि उसे मछली बनाकर खिलाई जा सके। और मुख्तार अंसारी के लिए एक स्पेशल कुक रखा जाता था जो सिर्फ उसके लिए खाना बनाता था।
यानी पिछली सरकारों का पूरा संरक्षण इस अपराधी को मिला हुआ था। और अब जब साल 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया गुंडों की पूरी कुंडली खोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस बार यूपी का चुनाव एक नए एम फैक्टर पर लड़ा जाएगा और वो है माफिया फैक्टर। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि योगी राज से पहले उत्तर प्रदेश के लोग भी ये कल्पना नहीं करते थे कि मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का साम्राज्य कभी मिट्टी में भी मिल सकता है। वरना सोचिए ना, जो इस तरह की हनक के साथ, पहरेदारों के साथ, हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ ओपन जिप्सी पर लोगों को डराता था, उनका अंत होगा। लेकिन ऐसा हुआ और अब जब वो बातें याद की जाती हैं तो सोचकर हैरानी होती है कि माफिया उस वक्त खुले कैसे घूमते थे। उदाहरण के लिए मुख्तार अंसारी ने ही साल 1996 से 2017 के बीच 5 बार विधानसभा चुनाव जीता और इनमें भी वो 3 बार जेल से चुनाव लड़कर विधायक बना। लेकिन उस समय किसी भी विपक्षी दल को भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया और किसी को भारत के संविधान की तब चिंता नहीं हुई। संविधान लेकर कोई नहीं घूमा। मऊ के जिन सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे, उन दंगों में मुख्तार अंसारी की भूमिका होते हुए भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने 2007 में मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और 2009 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर जेल से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यानी मायावती तो मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान थी कि वो उसे जेल से ही विधायक से माननीय सांसद बनाना चाहती थी। लेकिन वाराणसी के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया और मुख्तार अंसारी को लगभग 17,000 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों में ऐसा चमत्कार हुआ कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की संपत्ति 21 करोड़ रुपए बढ़ गई। जेल में रहते हुए साल 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब मुख्तार अंसारी की कुल संपत्ति थी लगभग 82 लाख रुपए। लेकिन साल 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे, तब तक मुख्तार अंसारी की यही संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। यानी जो व्यक्ति 2005 से कभी जेल से बाहर आया ही नहीं था, उसकी संपत्ति बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जेल में रहते रहते 21 करोड़ रुपए बढ़ गई और ये इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और सोचिए, ये कितनी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति पर साल 1988 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसे पहली बार किसी मामले में सजा साल 2022 में हुई। यानी पहला फैसला आने में ही 34 साल लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरोप लगता है कि पहले की सरकारें मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को किसी मामले में ठीक से जांच नहीं करने देती थी। जो गवाह होते थे उन्हें मुख्तार अंसारी जेल से मरवा देता था। आपको ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका में भारत के लोगों को लेकर इंडोफोबिया बढ़ता जा रहा है। इंडोफोबिया का मतलब है वो नफरत जो अमेरिकी धरती पर भारतीयों को निशाना बनाने का लाइसेंस बन गई है। इस वक्त अमेरिका में सोशल मीडिया के बंद कमरों से निकलकर अब सड़कों पर भारतीयों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इस पूरी नफरत के पीछे जो नाम और वजह सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। इस नफरत का सिलसिला शुरू होता है एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर जो खुद को अपने बायोडेटा में फैश वेव प्रोपेगेंडिस्ट लिखता है, वो एक भारतीय कपल का रास्ता रोकता है और वो कैमरे के सामने चिल्लाता है और कहता है, तुम भारत में क्यों नहीं रहते, मेरे देश से दफा हो जाए। पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखा आपने? सवाल यह है कि अचानक अमेरिकी समाज के एक हिस्से में भारतीयों के प्रति इतनी कड़वाहट कहां से आई। सालों से अमेरिका भारतीयों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहा, लेकिन इस साल 22 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नफरत को मानो लेजिटिमाइज यानी जायज ठहरा दिया। इससे पहले आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट को शेयर किया था जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया था। ट्रंप के इस एक रीपोस्ट ने जैसे अमेरिका में बैठे भारत विरोधियों को एक नया हौसला दिया। एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप हेलो कह रहे हैं, जिसके साए में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को खुली छूट मिल गई है। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी ओसन टीम ने जब इस नफरत की गहराई को मापा तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस दौरान एक्स को ऐसे 1 दर्जन अकाउंट्स का विश्लेषण किया गया जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की उस हेल होल वाली पोस्ट के बाद ऐसे 8 बड़े अकाउंट्स की रीच
उनका एंगेजमेंट बिजली की रफ्तार से उछल गया है। इन 8 अकाउंट्स पर ट्रंप की पोस्ट से पहले कुल एंगेजमेंट्स यानी लाइक्स, रीपोस्ट, कमेंट्स सिर्फ 1031 थी, लेकिन ट्रंप के भारत को नर्क यानी हेलहोल बताने के बाद इनकी कुल एंगेजमेंट बढ़कर 35,469 हो गया, यानी इसमें 34 गुना उछाल आया। सोचिए, जो नफरत पहले सोशल मीडिया के किसी कोने में दबी थी, उसे अचानक 34 गुना ज्यादा लोग देखने लगे, बढ़ावा देने लगे। अब देखिए कि अकाउंट्स किस हद तक भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। एक्स पर एक अकाउंट है मिसेस बी। ये अकाउंट लगातार भारत और डेवलपिंग कंट्रीज को गाली देता है। 8 अप्रैल को इस अकाउंट में लिखा गया था कि उसने भारत देखा है, ये एक ओपन एयर लैंडफिल यानी कचरे का ढेर है। तब इस पोस्ट पर सिर्फ 450 लाइक्स और कमेंट्स थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के ठीक 1 महीने बाद इसी अकाउंट ने दोबारा जहर उगला और लिखा, भारत इस प्लैनेट को बर्बाद कर रहा है। और इस बार इस नफरत को 14,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। इतना ही नहीं, हाल ही में बने कुछ नए अकाउंट्स तो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। ऐसा ही एक अकाउंट है डॉक्टर NTX न्यूज, जो आप देख रहे हैं, नॉर्थ टेक्सास न्यूज के नाम से। पिछले 7 दिनों में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया, #रिटर्न टू इंडिया। इस हैशटैग के तहत 9,500 से ज्यादा पोस्ट की गई, जिसे ये अकाउंट लगातार प्रमोट कर रहा था। हैरानी और शर्म की बात देखिए, इस अकाउंट ने टेक्सास में खेल रहे मासूम भारतीय मूल के बच्चों का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, स्प्रेडिंग लाइक अ वायरस, यानी वायरस की तरह फैल रहे थे। ये सीधे सीधे डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर अमेरिकी समाज में डर और नफरत पैदा करने की कोशिश थी। ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैध रूप से वहां पर रहना शुरू किया है। ये कोई इल्लीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन जिन्होंने अब अमेरिका को अपने देश के रूप में अपनाया है। वहां पर उनका अपना योगदान दे रहे हैं, वहां के टैक्सेस दे रहे हैं, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, लेकिन इस पर अमेरिका में कोई कुछ नहीं बोलेगा। भारत के बहुत सारे विपक्षी नेता जय फिलिस्तीन कहते नहीं थकते, तब भारत के लोग जय इजराइल का समर्थन क्यों करते हैं? यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद जॉर्डन वैली में एक कार्यक्रम में पूरी दुनिया के सामने रखी। उनका कहना है कि इजराइल को दुनिया के कई देशों में आलोचनाओं का, नफरत का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। भारत में इजराइल के लिए अविश्वसनीय और जबरदस्त प्यार देखने को मिलता है, और इसलिए वो भी हमारे देश का बहुत आदर सम्मान करते हैं। सुन, आप जिन बातों की बात कर रहे हैं वो इनको और बड़े स्तर तक बढ़ाने की बात है, और वो जो स्तर है वो है एक बहुत बड़ी ताकत यानी भारत के साथ खास रिश्ते। मैं कह रहा हूं कि हमें दुनिया में वैलिडेशन को लेकर समस्या है, मैं जानता हूं, लेकिन भारत में नहीं। सच तो यह है कि भारत में इजराइल के लिए काफी समर्थन है, ये सच है, बहुत है, और वो भी काफी हद तक। मुझे लगता है भारत में मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी भी और जगह से ज्यादा। लेकिन यह अच्छी बात है, उनके पास लगभग 140 करोड़ लोग हैं, और भारत और इस क्षेत्र के बाकी देशों के बारे में जिनका आपने जिक्र किया है, और भारत और इस क्षेत्र के बाकी देशों के बारे में जिनका आपने जिक्र किया, मैं उनके डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमारे देश में ज्यादातर विपक्षी नेता जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते रहे और बार बार ये कहते हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ इजराइल सही नहीं कर रहा। इसी आधार पर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि भारत फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, वो इजराइल का विरोध करता है, लेकिन भारत के बाकी लोग ऐसा नहीं मानते। ये 4 अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग इजराइल को पसंद करते हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया। और अगर आपको विश्वास न हो तो आप अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का ये पिछले साल का सर्वे देखिए, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के मुकाबले भारत के लोग इजराइल को नापसंद कम करते हैं और पसंद ज्यादा करते हैं। भारत में इजराइल को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 29% है, पसंद करने वाले लोगों की संख्या 34% है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बाकी देशों में अगर आप देखिए तो इजराइल को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 50, 60, 80% तक है। जैसे कनाडा में नापसंद करने वाले 60% हैं, अमेरिका में 53% है, स्पेन में 75% है, इंडोनेशिया में 80% है, जापान में 79% है जो इजराइल को नापसंद करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा
नहीं है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, भारत के लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद करते हैं। जब दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या औसतन 60 से 80% है, तब भारत में सिर्फ 28% लोग उन्हें नापसंद करते हैं, जबकि इससे 6% ज्यादा 34% लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ये स्थिति भी तब है जब इजराइल के लोग खुद ये नहीं मानते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके देश का पर्याप्त सम्मान होता है। इजराइल के 58% लोगों को लगता है कि वैश्विक स्तर पर उनके देश की साख अच्छी नहीं है, जबकि 39% मानते हैं कि अब ये साख बेहतर हो रही है। और यहां सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही इजराइल को पसंद करते हैं, इजराइल के लोग भी पूरी दुनिया में भारत को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इजराइल के 27% लोग भारत को नापसंद करते हैं, लेकिन 60% लोग ये कहते हैं कि उन्हें भारत अच्छा लगता है, वो भारत को प्यार करते हैं। और यही है इजराइल और भारत के गहरे होते संबंधों की सबसे मजबूत नींव, जिसका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिक्र किया है।